आज हम एक सवाल के तह तक जाएंगे। हजारों साल पहले जब हमारे पास ईजी मशीनें या एमआरआई नहीं थी, तब हमारे पूर्वज मिर्गी जैसी जटिल दिमागी बीमारी को कैसे समझते थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और क्या उनके नजरिए में आज के लिए भी कोई सबक छिपा है? बिल्कुल, क्योंकि जवाब सिर्फ दिमागी तारों या न्यूरॉन्स में नहीं है, बल्कि हमारे खान-पान, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना की प्रकृति में छिपा है। सही कहा। इसी खोज के लिए आज हम आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के एक अध्याय अपस्मार चिकित्सितम को जरा खोद कर देखेंगे। हमारे पास इस अध्याय के मूल श्लोक हैं, उनका विश्लेषण है और कुछ आधुनिक शोध भी हैं जो इन प्राचीन अवधारणाओं पर रोशनी डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा आधुनिक विज्ञान और प्राचीन प्रज्ञा के संगम जैसी है। तो सबसे पहले ये अपस्मार शब्द है क्या? चरक संहिता में एक बहुत सीधी और गहरी परिभाषा दी गई है। स्मृतेर अपगमम प्राहु अपस्मारम भिश्वविदा। इसका शाब्दिक अर्थ है स्मृति का चला जाना ही अपस्मार है। पर यहाँ स्मृति का मतलब सिर्फ याददाश्त तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ स्मृति शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। ये चेतना, बोध और जागरूकता मतलब कॉन्शियसनेस के चले जाने का संकेत है। अच्छा। जब व्यक्ति अपने आसपास और खुद से ही कट जाता है, उस अवस्था को स्मृति का अपगम कहा गया है। ये सिर्फ ये भूलना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि उस पल में आपके होने का एहसास ही चला जाता है। ये तो बहुत गहरा है। और इसके साथ दो और लक्षण बताए गए हैं जो इसे और साफ करते हैं। एक है तमः प्रवेशम। हाँ, जिसका मतलब है आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या एक तरह की बेहोशी में चले जाना। और दूसरा जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय लक्षण है वो है बिभत्स चेष्टम। बिभत्स चेष्टम मतलब अजीब, अनियंत्रित और कह सकते हैं भयावह शारीरिक हरकतें। जैसे हाथ पैर पटकना, मुंह से झाग आना। हाँ, या शरीर में ऐंठन होना। बिल्कुल वही। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, चेतना का खोना, बेहोशी और अनियंत्रित शारीरिक हरकतें, तो ये आज की मिर्गी या सीजर डिसऑर्डर की परिभाषा के बहुत करीब पहुंच जाता है। काफी करीब, लेकिन एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। क्या? आज हम मिर्गी को मुख्य रूप से एक न्यूरोलॉजिकल मतलब मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जुड़ी समस्या मानते हैं। चरक संहिता का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा। वो इसे मन, चेतना और शरीर के दोषों से जोड़कर देखती थी, और यहीं से ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। तो परिभाषा तो आज के मेडिकल साइंस से काफी मिलती जुलती है, लेकिन असली फर्क शायद कारणों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कारणों को हेतु या निदान कहा गया है। और चरक संहिता सिर्फ न्यूरॉन्स की गड़बड़ी की बात नहीं करती, वो हमारे खानपान और हमारी भावनाओं तक जाती है। पहला और सबसे बुनियादी कारण है हमारा आहार। श्लोक कहता है अहिताशुचि भोजनात्, मतलब? अहित कर, अनुचित और अशुद्ध भोजन। हाँ, इसका मतलब है ऐसा खाना जो शरीर की प्रकृति के विरुद्ध हो या जो ठीक से पच ना पाए। ये विचार कि आपका पेट सीधे आपके दिमाग पर असर डालता है, जिसे आज हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, हजारों साल पहले स्थापित था। और दूसरा कारण शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानसिक। जी, ग्रंथ कहते हैं कि जब मन के दो गुण रजस और तमस सत्व गुण पर हावी हो जाते हैं, तब ये स्थिति पैदा होती है। और इसके साथ ही चिंता, काम, भय, क्रोध और शोक जैसी तीव्र भावनाएं, वो भी मन पर आघात करती हैं। इन तीन गुणों सत्व, रजस और तमस को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये मन की तीन अवस्थाएं हैं। सत्व मन की संतुलित, स्पष्ट और शांत अवस्था है। रजस है अतिसक्रियता, जुनून और बेचैनी। और तमस है जड़ता, अज्ञान और भारीपन की अवस्था। तो रजस और तमस एक तरह के मानसिक दोष हुए। बिल्कुल, आयुर्वेद के अनुसार ये मानसिक दोष हैं। जब चिंता, क्रोध या भय जैसी भावनाओं के कारण ये दोष बढ़ जाते हैं, तो मन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जो अपस्मार जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है। ये तो आधुनिक विज्ञान से काफी मिलता जुलता है, जहां हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा तनाव, चिंता और नींद की कमी मिर्गी के दौरे के लिए बहुत बड़े ट्रिगर हो सकते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद ने मन और शरीर को अलग अलग देखा ही नहीं गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कारण यानी गलत खानपान और मानसिक अशांति शरीर में बीमारी पैदा कैसे करते हैं? इस प्रक्रिया को संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस कहते हैं। ये होता कैसे है?
संप्राप्ति समझाती है कि क्यों से कैसे तक का सफर क्या है। चरक संहिता के अनुसार इन कारणों से शरीर के 3 मुख्य दोष वात, पित्त और कफ असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। और फिर ये बढ़े हुए दोष फिर शरीर के महत्वपूर्ण चैनलों या मार्गों को, जिन्हें स्रोत कहते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और अपस्मार के मामले में ये कौन से खास चैनलों को ब्लॉक करते हैं? ये दोष हृदय और मनोवाह स्रोतों पर हमला करते हैं। हृदय पर? हाँ, अब यहाँ हृदय का मतलब सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं है। आयुर्वेद में हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। ये मन, बुद्धि और भावनाओं का केंद्र है। अच्छा। जब वात, पित्त, कफ जैसे दोष इस केंद्र को आवृत कर लेते हैं, मतलब ढक लेते हैं, तो चेतना से हमारा संपर्क टूट जाता है। वाह! तो ये एक तरह का आध्यात्मिक या चेतनात्मक शॉर्ट सर्किट है, कह सकते हैं। और फिर इसके लक्षण दिखते हैं। व्यक्ति गिर जाता है, मुंह से झाग आता है, हाथ पैर में ऐंठन होती है। और एक बहुत खास बात लिखी है, दौरे का वेग शांत होने पर व्यक्ति ऐसे उठता है जैसे गहरी नींद से जागा हो। जो आज के पोस्टिक्टल फेज का कितना सटीक वर्णन है। बिल्कुल। तो अगर अलग अलग दोष कारण हैं, तो क्या बीमारी भी हर बार अलग दिखती है? जैसे वात दोष से होने वाले अपस्मार में क्या होता है? वात का गुण है गति, सूखापन और अस्थिरता। तो वातज अपस्मार में आपको वही दिखेगा, बहुत ज्यादा कंपन, मरीज दांत पीसता है, शरीर में भयानक ऐंठन होती है। हाँ, और एक बहुत ही रोचक बात का जिक्र है, दौरे से ठीक पहले रोगी को एक काली या गुलाबी ऑरा, मतलब आभा दिख सकती है। ये तो अद्भुत है। ये आज के न्यूरोलॉजी में बताए जाने वाले ऑरा से कितना मिलता जुलता है ना? तो फिर पित्तज में क्या अलग होता होगा? पित्त तो अग्नि और गर्मी से जुड़ा है। एकदम सही। पित्तज अपस्मार में आपको गर्मी, जलन और पीलेपन जैसे लक्षण मिलेंगे। रोगी का शरीर और आंखें पीली पड़ सकती हैं, उसे बहुत प्यास लगती है। और आभा? उसे दौरे से पहले पीली या लाल आभा दिखती है, यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पूरी दुनिया में आग लगी हो। बाप रे। और तीसरा कफज अपस्मार। कफ की प्रकृति तो भारी और धीमी होती है। बिल्कुल। तो कफज अपस्मार में लक्षण भी वैसे ही होते हैं। मुंह से सफेद और गाढ़ा झाग निकलता है, शरीर ठंडा और भारी महसूस होता है। और इसमें रिकवरी भी धीमी होती होगी। हाँ, क्योंकि कफ की प्रकृति धीमी है, इस प्रकार के दौरे से बाहर आने में रोगी को ज्यादा समय लगता है। रिकवरी बहुत धीमी होती है। हाँ, क्योंकि तब शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। ये वर्गीकरण हमें सीधे उपचार की तरफ ले जाता है। तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है? ये एक 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है शोधन चिकित्सा, जिसे हम आम भाषा में पंचकर्म कहते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है शरीर में जमे हुए और बीमारी पैदा करने वाले दोषों को बलपूर्वक बाहर निकालना। ये शरीर को एक तरह से रीसेट करने जैसा है। और ये भी हर प्रकार के लिए अलग-अलग होता होगा? निश्चित रूप से। ये दोष पर निर्भर करता है। वातज अपस्मार के लिए बस्ती यानी औषधीय एनिमा सबसे अच्छा माना गया है। और पित्त के लिए? पित्तज अपस्मार के लिए व्रेचन यानी पर्गेशन कराया जाता है। और कफज अपस्मार के लिए वमन यानी एमिसिस या औषधीय उल्टी कराई जाती है। यानी पहले शरीर की पूरी सफाई, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है? शोधन के बाद ही शमन चिकित्सा की बारी आती है, मतलब औषधियों से बचे हुए लक्षणों को शांत करना और शरीर को मजबूत बनाना। और जब मैंने इन औषधियों के बारे में पढ़ा तो एक चीज ने मुझे चौंका दिया। घी का इतना ज्यादा इस्तेमाल, ब्राह्मी घृत, महापंचगव्य घृत, ऐसा क्यों? आपका अवलोकन बिल्कुल सही है। घी या घृत आयुर्वेद की औषधि निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर मानसिक और नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए। इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ, एक गहरा वैज्ञानिक तर्क है। घी को योगवाही कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक बेहतरीन कैरियर। यह अपने साथ जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को शरीर के सबसे छोटे टिश्यूज तक ले जाता है। और मस्तिष्क तक भी? हाँ, खासकर मस्तिष्क तक। हमारा मस्तिष्क 60% वसा यानी फैट से बना है। सही बात है। घी एक स्वस्थ वसा है जो फैट सॉल्युबल होती है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में मदद कर सकता है और औषधियों को सीधे नर्वस सिस्टम तक पहुंचा सकता है। अच्छा, इसीलिए बुद्धि बढ़ाने वाली ज्यादातर औषधियां घी के साथ दी जाती हैं? बिल्कुल। अब कुछ इलाजों की बात करते हैं, और यहाँ एक योग ऐसा है जो शायद सुनने में बहुत अजीब लगे, पंचगव्य घृत। इसमें गाय से मिलने वाली 5 चीजें हैं: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का रस। सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है।
आयुर्वेद में इन चीजों को सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि शक्तिशाली शोधक यानी प्यूरिफायर्स माना गया है। अच्छा। खासकर गोमूत्र और गोबर को तीक्ष्ण गुणों वाला कहा गया है, जो शरीर के सूक्ष्मतम स्रोतों या चैनल्स में जमे हुए दोषों और विषाक्त पदार्थों को खुरचकर बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। तो ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि शरीर की एक गहरी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। बिल्कुल। और फिर आता है महापंचगव्य घृत, जो इसका और भी शक्तिशाली रूप है। और शायद सबसे प्रसिद्ध है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी को तो आज भी ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है। हाँ, ब्राह्मी घृत में पुराने घींगी, ब्राह्मी के रस के साथ वचा और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों को पकाया जाता है। ब्राह्मी एक उत्कृष्ट मेध्य रसायन है। मेध्य मतलब? मेधे का मतलब ही है वो जो मेधा यानी बुद्धि, स्मृति और धारण करने की क्षमता को बढ़ाए। ये एक तरह से नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक की तरह है। तो ये सीधे तौर पर अपस्मार की मूल परिभाषा स्मृति के नाश पर काम करते हैं। बिल्कुल। ये अद्भुत है। इसी अध्याय में एक और दिलचस्प मानसिक स्थिति का वर्णन मिलता है जो अपस्मार से मिलती जुलती है लेकिन अलग है। अतत्वाभिनिवेश। ये क्या है? हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जो आधुनिक मनोचिकित्सा की अवधारणाओं के भी काफी करीब है। अच्छा। अतत्वाभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ है जो सत्य नहीं है उसमें गहरा विश्वास कर लेना। सरल शब्दों में ये एक तरह की मानसिक विकृति या साइकिक पर्वर्जन है। मतलब जहां व्यक्ति की सही गलत को परखने की क्षमता बिगड़ जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहां व्यक्ति की वास्तविकता को परखने की शक्ति कम हो जाती है। इसके कारण भी क्या अपस्मार जैसे ही हैं? हाँ, कारण लगभग वही हैं। अशुद्ध भोजन, शरीर की प्राकृतिक इच्छाओं को रोकना और मन पर रजस तमस गुणों का हावी हो जाना। तो फिर अपस्मार और इसमें मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर लक्षणों का है। अतत्वाभिनिवेश में बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास होता है, लेकिन अपस्मार की तरह शारीरिक दौरे, बेहोशी और वो बीभत्स चेष्टा नहीं होती। अच्छा, तो इसमें कन्वर्जन्स नहीं होते? नहीं, ये मुख्य रूप से एक मानसिक और बौद्धिक स्तर की समस्या है, जबकि अपस्मार एक मनोशारीरिक समस्या है। और इसका उपचार भी पंचकर्म और बुद्धि बढ़ाने वाली औषधियों से ही किया जाता है? हाँ, एक खास उपचार का उल्लेख है ब्राह्मी के रस के साथ पंचगव्य घृत का सेवन, जो इसे अपस्मार के उपचार से सीधे सीधे जोड़ता है। यह दिखाता है कि आयुर्वेद की नज़र में दोनों ही स्थितियों की जड़ में मन और बुद्धि का असंतुलन है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि अपस्मार को लेकर चरक संहिता का दृष्टिकोण कितना गहरा और व्यापक था। इसे केवल एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं बल्कि एक मनोशारीरिक स्थिति माना गया। हाँ, जिसका संबंध आहार, भावनाओं और त्रिदोष के असंतुलन से है। और उपचार भी केवल लक्षणों को दबाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया थी। पहले शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन द्वारा शरीर की शुद्धि और फिर ब्राह्मी घृत जैसी मेध्य औषधियों से मन, बुद्धि और तंत्रिका तंत्र को बल देना। ये आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां हम मन और शरीर के कनेक्शन को फिर से खोज रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है कि आज की आधुनिक चिकित्सा में हम अक्सर न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री को अलग-अलग विभागों में रखकर देखते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकाइट्रिस्ट अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं। जी, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ शरीर और मन को एक अविभाज्य इकाई के रूप में देखते थे। यह विचार कि हमारा भोजन और हमारी भावनाएं सीधे हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। ये हमें स्वास्थ्य के प्रति एक ज्यादा समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। शायद हमें इन विभागों के बीच की दीवारों को गिराने की जरूरत है।